जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री गए तो बहुत देर से गए, और राहुल गांधी ने आज ही पूछा है फिर से कि लद्दाखी कह रहे हैं चीनी जमीन ले गए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं ले है किसी ने जमीन। कोई तो झूठ बोल रहा है, शक जाहिर कर रहे हैं वो। राहुल गांधी जी को जो सेंटेंस उन्होंने लिखा पूरा नहीं लिखा। कहना चाहिए था लद्दाखी कह रहे हैं चीन ही हमारी जमीन 58 साल पहले ले गए और हजारों किलोमीटर ले गए थे। मेरे नाना के जमाने में ले गए थे, 3 साल पहले सड़क बना ली थी, उसके बाद भी मेरे नाना जी ने बुलाकर उनका सम्मान किया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में उनकी स्थायी संस्था की वकालत की थी। पूरी बात बोले ना। यहां तो साफ है कि आज जो मिलिट्री कंट्रोल की स्थिति थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। सैटेलाइट इमेज तक अवेलेबल। मगर अब क्या कहा जाए, जिसे कहते हैं ना, नजरें जैसी होती हैं नजारा वैसा ही दिखता है। जिसको सर्जिकल स्ट्राइक में फर्जिकल स्ट्राइक दिख रही थी, जिसको बालाकोट में कौवे और पेड़ गिरे हुए दिख रहे थे, उसे यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है कि जमीन चली गई है, मगर अपनी खानदानी पुश्तैनी करामात से गई हुई जमीन याद नहीं आ रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने साहस दिखाया है, सैनिकों का जो शौर्य बढ़ाया है, उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने अदम्य साहस, उन्होंने देखिए भगवान बुद्ध का उल्लेख किया और कहा कि जो साहस होता है वो निष्ठा के साथ आता है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि आजादी के बाद भगवान बुद्ध की महान परंपरा से लेकर महात्मा गांधी की परंपरा तक को हमारे यहाँ सेना को कमजोर करने में प्रयोग किया गया कि जैसे हमेशा अहिंसा, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उन्होंने आज दिनकर जी की कविता बोली सुबह से शाम तक, अभी आपके इस पर भी चल रही थी। मैं उसी दिनकर जी की एक दूसरी कविता की एक पंक्ति कहता हूं, हमारे यहाँ बहुत उदारता रही है, ज्ञान रहा है, धर्म का अनुष्ठान रहा है, परंतु आज आवश्यकता क्या है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रणय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का बहुच्चार। ये भी दिनकर जी ने कहा था और इस कविता का शीर्षक था मेरे नखपति मेरे विशाल, इसी हिमालय के लेखक थे। अफसोस राहुल गांधी जी तो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े। गौरव वल्लभ जी, जी मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए चाहिए मनोबल, ताकि सेना का मनोबल बना रहे, हौसला अफजाई उनकी हो। प्रधानमंत्री का ये कदम क्या आप में जोश नहीं भरता है? दूसरा सवाल, क्या ऐसे दिन पर यह कहना कि हमारी जमीन हड़प ली है, वहां पर चीन ने सेना के मनोबल पर प्रहार नहीं है? राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, ये दुश्मनी युगों युगों तक चलेगी सियासी, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक सुबह ऐसी करनी होगी जब राष्ट्रीय मुद्दों पर तमाम पार्टियां एक सुर में बोले, चीन के खिलाफ बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बोले। गौरव जी। अंजना जी, आज सुबह से जब से मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी लद्दाख लेह की यात्रा पर जा रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा आज प्रधानमंत्री जी उसी जगह पर जाएंगे गलवान घाटी के जहां पे 20 भारत माँ के सपूतों ने शहादत दी। मुझे लगा वो डीबीओ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और सैनिकों में उत्साह भर देंगे। हालांकि उन्होंने 250 किलोमीटर पहले की जगह चुनी, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। फिर मुझे लगा आज प्रधानमंत्री जी जो 19 जून को नहीं बोला, चीन की बात मुंह से नहीं निकाली ऑल पार्टी मीटिंग में, जो 28 जून को नहीं बोला, 33 मिनट का मन की बात कर दी, चीन का नाम तक मुंह से नहीं निकाला, जो 30 जून को राष्ट्र के नाम 17 मिनट के संबोधन में नहीं बोला, वो आज 3 जुलाई को चीन का नाम लेके उसको, मैं लाल पीली नीली गुलाबी शरबती आंखें दिखाने की बात नहीं कर रहा, पर आंखों में आंखें डाल के बात करते, मुझे लगा था ऐसा होगा, पर फिर भी देर आए, थोड़ा सा अच्छा काम किया। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, पर ये लाल पीली शरबती नीली आंखें दिखाने की जो बात करते थे, कम से कम आंखों में आंखें डाल के एक बार तो चीन का नाम ले लिया होता। उन 20 लोगों की शहादत के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई को खोया, और आप चीन का नाम तक नहीं लेते हो। फिर दूसरी बात, सुधांशु जी ने कहा कि इनके नाना जी, सुधांशु जी आप भी काहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की तुलना डिस्कवरी चैनल के अभिनेता से रोज करते हो? एक तरफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है और दूसरी तरफ डिस्कवरी चैनल के अभिनेता है।
दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सुधांशु जी, काहे इतनी परेशानी रोज आपत मोल में लेते हो? और तीसरी बात अंजना जी, आप स्वयं उस एरिया की है, आप खुद ये चीज एक्सेप्ट करें। अंजना जी, मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि बिहार चुनाव जल्दी होने वाले, क्योंकि छठ मैया को की भी याद आ गई प्रधानमंत्री जी को, आज रामधारी सिंह दिनकर जी भी याद आ गए। अरे काहे दिनकर जी 4.5 साल, कितनी बार दिनकर जी को कोट किया प्रधानमंत्री जी ने? क्या दिनकर जी की कविता याद नहीं आई 4.5 साल? बंगाल चुनाव है तो टैगोर जी की कविता कोट कर दो, यूपी उत्तराखंड में है तो सुमित्रा नंदन पंत जी की सवाल आपसे अरे दिनकर जी से आपका प्रेम है तो दिनकर जी की कविता 4.5 साल में एक बार भी क्यों नहीं बताई आपने? ठीक है, इस तरह की बातें क्या ना आपको प्रधानमंत्री के इस दौरे में अभिनय और छल दिख रहा है? एक सीधा सवाल है गौरव जी। मैं अंजना जी, मैंने एक बात पूछी आपसे, आपने अभिनेता कहा, आपने कहा छला जा रहा है। क्या इस दौरे में, एक सेकंड सर, क्या प्रधानमंत्री के दौरे में, कंप्लीट करने दीजिए, क्या प्रधानमंत्री के दौरे में आपको अभिनय और छल दिख रहा है? मैं आपको कह रहा हूं अंजना जी, मैं लाल पीली नीली गुलाबी आंखें दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आंखों में आंखें डाल के चीन का नाम लेने से क्यों गुरेज है प्रधानमंत्री जी को? इसका जवाब दिलवा दीजिए सुधांशु जी। देखिए, पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ कि गौरव वल्लभ जी, जो कि पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को एक प्रदेश का बता रहे। अरे भूल जाइए, प्रदेश आपकी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे थे जनाब, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे थे, और एक दौर में वो एचआरडी मिनिस्टर बनने की बात हुई थी। मगर उसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक ने ये सोचकर कि दिनकर जी की इतिहास की रुचि थोड़ी दक्षिणपंथी है, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हंसिए, जानते हैं आप तो प्रोफेसर है ना, अपने सब्जेक्ट पर भी आदमी टिप्पणी कर सकता है, पर महान पंडित नेहरू ने हिस्ट्री में कभी अध्ययन नहीं किया था, मगर हिस्ट्री पे किताब लिख दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और वो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने लगी। सरकार उनकी थी, राजा ने जो कह दिया वो पूरा होता है। भारत में इकलौता, दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा जब विषय विशेषज्ञ ने किताब लिखे बगैर वो किताब पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए। दूसरी बात, आपने नीली पीली काली आंख दिखाने की बात कही, मगर चीनियों की आंख में सबसे ज्यादा चमक जिनके बयानों को देखकर आ जाती है जनाब, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं, आपके नेता, स्वनाम धन्य अर्धशतकधारी चिर युवा भारत की राजनीति के श्री राहुल गांधी जी हैं। चीनी मीडिया में उनके बयान कितनी प्रमुखता से छपते हैं, रेड भी डॉट लगता है, ब्लू भी डॉट लगता है, हाईलाइट भी किए जाते हैं, कितना अच्छा। अब तीसरी बात, आपने कहा चीन का नाम नहीं लिया, आपके नेता मनीष तिवारी ने क्या कहा कि इंदिरा जी गई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं क्या? अरे लद्दाख के दोनों तरफ दोनों हैं, जो सामने आएगा उससे देखा जाएगा। वो चुनौती का स्वर सीमा के हर पार, इस पार या उस पार, दोनों तरफ सुनाई करना चाहिए। आपकी हमदर्दी इस पार के लिए समझी जा सकती है और उस पार के लिए खिसियाहट समझी जा सकती है। तथ्य हो, यथार्थ हो, और खिसियाहट की इंतहा ये कि अपनी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद के बारे में आज बोली गई चीज आपको समस्या लगने लगी, छठ मैया की पूजा आपको समस्या लगने लगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आपको कहने लगे बंगाल का चुनाव होगा तो उनको, अरे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की क्षुद्र बुद्धि, अब बिहार के चुनाव की बात करें तो भारत के इतिहास में इकलौता मौका था, पिछले बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों की सूची ब्रैकेट में जात लिख के जारी की, फलाना भूमिहार, फलाना पिछड़ा, फलाना यादव, फलाना ब्राह्मण। तो चुनाव हो या बिहार हो, आपकी बुद्धि के ऊपर पता नहीं अप्रतिम प्रहार कहां से हो जाते हैं। हाँ। ये मेरी समझ से बनी। ठीक है, इस पर गौरव जी रिएक्शन देंगे, लेकिन उससे पहले एक सेकंड सर, खबर इस वक्त आ रही है, चीन की औपचारिक रूप से पहली प्रतिक्रिया आई है जिसमें ये कहा गया है कि चीन की नीति को विस्तारवाद की नीति कहना सही नहीं है। जी हाँ, चीन ने इससे पहले भी विदेश मंत्रालय के हवाले से यह कहा था कि दोनों ही देशों के बीच में कूटनीतिक सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, कोई भी एक पक्ष इसको बिगाड़ने की कोशिश ना करे। पीएम मोदी के बयान पर चीन की पहली प्रतिक्रिया, आप इसे कह सकते हैं, चीनी दूतावास का यह बयान है जिसमें यह कहा गया है कि चीन की नीति को विस्तारवाद की नीति कहना सही नहीं है। हमने 12 पड़ोसी देशों के साथ बात करके सीमा तय की है, चीन को विस्तारवादी के तौर पर देखना सही नहीं है। ये चीनी दूतावास के हवाले से प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया आई है। जल्दी से गौरव वल्लभ जी, आपका रिएक्शन,
आप बार बार ललकारते हैं कि चीन का नाम नहीं लिया, बिना नाम लेते तो इतनी बौखलाहट चीन में दिखाई दे रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि विस्तारवादी नीति अगर कही है तो ले जाके चीन के लिए ही कही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही। अंजना जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि विस्तारवाद की नीति गलत है। आपके शो में बैठ के मैं तो प्रधानमंत्री जी की विकासवाद की नीति को सही मानता हूँ, पर विकासवाद की नीति असत्यवाद के साथ नहीं चल सकती। असत्यता के साथ तो सिर्फ विवाद हो सकता है, कोई भी नीति या कोई भी वाद असत्यता के साथ नहीं चल सकता। और मैं फिर सुधांशु जी से पूछता हूँ कि सुधांशु जी ऐसी क्या घबराहट है? आपने खूब घुमाया मेरे प्रश्न को, फिर पूछता हूँ ऐसी क्या घबराहट है? ऐसी कौन सी डिप्लोमेसी है कि चीन का नाम नहीं ले सकते प्रधानमंत्री जी? मन की बात करते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, हमारे सैनिकों के साथ बात करते हैं, हम ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, चीन की नाम क्यों नहीं लेते हो भाई? ऐसे ही बोल दो, अरे वो मंगोलिया के दक्षिण में है ना, आपको ये चीन का नाम नहीं लेना तो ऐसे बोल दो मंगोलिया के जो दक्षिण में देश है वो सुन ले। विस्तारवाद की नीति के मैं खिलाफ हूँ, पर आप नाम लेने से क्यों गुरेज रखते हैं देश को, आप ये बताइए। और दूसरी बात अंजना जी, मैं आपको फिर पूछता हूँ जो जिस प्रश्न से मैंने शुरुआत करी थी, आप गौरव जी बिना नाम लिए ही चीन को थोड़ी इतनी परेशानी हो रही है। खत्म करने दीजिए अंजना जी, समझा तो है ना, चीन ने समझ लिया है, आप मुझे ये बताइए हमारे जो 20 सैनिक किन परिस्थितियों में उन्होंने शहादत दी? आज कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर अंदर पेंगोंग सो लेक में मैंडरिन में साइनेज लग चुके हैं। 453 मीटर गलवान वैली में भारत मां की भूमि में चीनी सैनिक खड़े हैं। आप उन चीजों का सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो? मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी सैनिकों के बीच जाके चीन को ललकार देंगे और बता देंगे कि क्या स्थिति है, और हमारी सेना को बता देंगे कि हमें क्या करना है। पर उन्होंने जो चीन के इस बयान का मतलब क्या है गौरव जी? चीन के इस बयान का क्या मतलब है? कौन सा बयान? आप किस बयान की बात कर रहे हैं? चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन पर विस्तारवाद का आरोप लगाना निराधार है। क्या अर्थ है इसके अंजना जी, मैं खुद कह रहा हूँ कि विस्तारवाद की नीति का हिंदुस्तान में ना तो कभी वो उसके पक्ष में रहा ना रहेगा। हमारी विकासवाद की नीति हमेशा से रही है। तो इतने समझदार प्रोफेसर है सर, जवाब दिलवाइए ना गौरव जी। मैं जवाब दूंगी, लेकिन कम से कम जनरल नॉलेज और कॉमन बेसिक नॉलेज के आधार पर ही तो बहस आगे बढ़े। मुझे ये समझाइए कि चीन अगर कह रहा है कि विस्तारवाद की नीति का आरोप हम पर लगाना निराधार है, तो वो किसके बयान का जवाब दे रहा है? अच्छा, अब मुझे जवाब देना। आपने बहुत सार्थक सवाल पूछा अंजना जी, मैं आपको बताता हूँ। चीन ने तो ये भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, इसलिए हम तो घुसे ही नहीं थे। पूरी दुनिया में उसको इसने ग्रीन चिट बता दी थी, क्लीन चिट बता दी थी। उसके बारे में आप सवाल पूछिए ना अंजना जी, उसके बारे में सुधांशु जी से पूछिए कि जब प्रधानमंत्री ने बोला ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा रहेगा, उसके बाद पूरे विश्व में चीन ने कहा कि ये हमको क्लीन चिट मिल गई। उसके बारे में कभी सवाल पूछिए अंजना जी सुधांशु जी से। और मैं सुधांशु जी से फिर पूछता हूँ, चीन का नाम क्यों नहीं लिया सर, बताइए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक का और डिस्कवरी चैनल के अभिनेता का कभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जवाब दीजिए सुधांशु जी, खुलकर चीन का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक अंग्रेजों के राज में बैठ के किताब लिखते थे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले स्वतंत्र भारत में भी जेल में थे। डिस्कवरी चैनल वाले जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब दूसरी बात करता हूं, ये बताइए, चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1 किसकी सरकार में कहा गया? हिम्मत हुई कभी आपकी सरकार में बोलने की? आपको लग रहा है कि आज उनको ललकारना चाहिए था, जिनकी गिड़गिड़ाने रहने की हमेशा आदत रही, उन्हें ललकार कहां सुनाई पड़े? मनमोहन सिंह जी ने विजिट की थी 2017 में, 2010 में, और 7 में तो दौरा कैंसिल कर दिया था अरुणाचल प्रदेश का। चीन ने आपत्ति कर दी थी। 95 में एक हुंकार आई थी अमेरिका से, तो नरसिम्हा राव ने परमाणु विस्फोट पीछे कर लिया था। और हमारे यहाँ तो हम लोग गए, दलाई लामा गए 2017 में अरुणाचल प्रदेश। चीन ने घनघोर विरोध किया, उसने कहा संबंधों पर असर पड़ेगा। मोदी जी ने कहा परवाह नहीं। और रही बात शब्द की, तो आज उन्होंने सिंहनाद किया है। उन्होंने क्या लाइन बोली थी? जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक, डोल कलम आज उनकी जय बोल। सिंहनाद कोई शब्द नहीं होता है, जिसके दिल में दहशत होनी है वो हो जाती है। और सिंहनाद की प्रतिध्वनि आज चीन के वक्तव्य में दिखाई पड़ गई। यही तो समस्या है। सुधांशु जी, चीन ये भी कह रहा है कि हमने कई मुल्कों के साथ बातचीत के जरिए सरहदों को तय किया है। क्या बातचीत के जरिए ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जो ये उलझन हमेशा एलएसी को लेकर रही है, उस पर कुछ सार्थक हो सके, निर्णायक हो सके? एक तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूं, चूंकि गौरव वल्लभ जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं,
कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। शायद आपको पता हो कि अक्सई चीन पे जो चाइना दावा करता है, किस आधार पे करता है? उसका आधार क्या है? आधार जानते क्या है? तिब्बत के राजा की सन 1684 में एक संधि हुई थी, जिसके चलते अक्सई चीन उनका हिस्सा था। अब चूंकि हम तिब्बत चीन का मान चुके हैं 1954 के पंचशील समझौते से लेकर 55 के बांडुंग तक, ठीक है, बाद में अटल जी की भी सरकार को मानना पड़ा वो, इस वजह से अक्सई चीन उसका 1684। अरे भैया, उस जमाने से मान लेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब हमारा। सुधांशु जी, सुधांशु तो जी, ये विस्तारवादी रोज नहीं है रोज क्या? कितनी हिस्ट्री की कितनी क्लास साफ कराइएगा साफ- सर? रोज कितनी हिस्ट्री नहीं, की मैं क्लास आप- कराइएगा? रोज हिस्ट्री हिस्ट्री, नहीं, जब हम राजनीति वर्तमान शायद पर आपको सवाल भी ना पूछते पता हैं हो, आप क्या फौरन कहीं पीछे पे चले दावा जाते किस हैं। आधार पे? नेहरू से लेकर एक एक पूरी हिस्ट्री बताते हैं। हिस्ट्री क्लास से आगे वर्तमान की स्थिति पर भी तो चर्चा हो। सर मेरा सवाल तो अरे सुनिए, कम से अंजना कम जी, आप लोग क्या जवाब आप दीजिए ना। क्षमा मैं जो चाहता आपसे हूं पूछ रही हूँ, क्या आप मैं आपसे वर्तमान पूछ को रही यह है हूँ कि जो अक्सई चीन पे वो दावा करता है, अक्सई चीन पे दावा किस आधार पे कर रहा है? वो हिस्ट्री के आधार पे कर रहा है भाई। अंजना जी, कोई मैं कुछ सीमा बोलना विवाद चाहूँ। हिस्ट्री सहित होता है, किस आधार पे दावा है? आधार मैंने बताया, शायद आपको भी ना पता हो, इसलिए मैं विस्तारवाद की परिभाषा दे रहा हूँ। नहीं, कि अगर अच्छी कोई बात है कि 400 आपको साल सब पता पुराने है, लेकिन आधार मेरे पे सवाल करेगा, का तो जवाब वो दीजिए। मैं घनघोर कह रही हूँ विस्तारवादी है। चीन और का आज ये हम भी उसका कहना जवाब है, देने को तैयार एक सेकेंड सर, कि चीन का ये भी कहना है कि हमने कई मुल्कों के साथ बातचीत के जरिए, वो कह रहा है 12-14 मुल्कों के साथ हमने बातचीत के जरिए सरहद तय कर ली है। क्या इस तरफ पहल हो रही है कि निर्णायक रूप से एलएसी पर कोई फैसला हो चीन के साथ? देखिए, बातचीत तो लगातार चल रही है। वैसे 12-14 तो मुल्क ही नहीं है जिनके साथ उसकी जमीनी सरहद रहती हो, जमीनी हो या उसकी समुद्री सरहद हो, हर मुल्क के साथ तो उसका विवाद है चीन का। किसके साथ विवाद नहीं? ताइवान के साथ विवाद है, मंगोलिया से विवाद है, यहाँ तक की खबरें आई कि रूस के भी एक हिस्से पे वो क्लेम करता है, फिलीपीन से उसका विवाद है, जापान से उसका विवाद है, इंडोनेशिया से उसका विवाद है, वियतनाम से उसका विवाद है, भारत से उसका विवाद है। तो विवाद तो उसका सर्वाधिक हो, पूर्णता और कोरोना को लेकर उसकी पूरी इंटेंशन के ऊपर विवाद है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि विस्तारवादी नीति चीन की पूरी तरीके से सक्षम है, जो 400 साल पुरानी चीज पे क्लेम करके आज खड़ा हो जाए कि जब ये किसी जमाने में हमारा था तो आज ये हमारा होना चाहिए, तो इसे तो विस्तारवादी नहीं, घनघोर विस्तारवादी नीति कहेंगे। परंतु भारत का आज का नेतृत्व और आज भारत की सैन्य क्षमता हमेशा से ही अच्छी थी। केवल नेहरू जी का जमाना छोड़ दें, उसके बाद से भारत की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी रही है। चाहे शास्त्री जी का जमाना रहा हो, चाहे इंदिरा जी का जमाना रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह का जमाना रहा हो, बस नेतृत्व उतना सशक्त नहीं था। आज नेतृत्व भी सशक्त है, सेना भी सशक्त है, समुचित प्रत्युत्तर देने में हम समर्थ हैं। जी गौरव जी, क्या आज के दिन जी। सेना की सोचकर सियासत से परहेज करना सही नहीं होगा? तस्वीरें देखिए, शहीदों की बात सोचिए, उनके परिवार वाले भी सुन रहे होंगे आज कांग्रेस के तमाम नेताओं को, प्रवक्ताओं को। वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी सोच क्या है। आखिर मोदी सरकार को घेरने के लिए कहीं आप सेना पर ही तो नहीं सवाल खड़े कर ले, जब आप बार बार रोज रोज हर दिन ये कहते हैं कि चीनियों ने जमीन हड़प ली है? अंजना जी, ये हम नहीं कह रहे, ये भूतपूर्व सेनाध्यक्ष कह रहे हैं, देश के लेफ्टिनेंट जनरल भूतपूर्व कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। और शहीदों को भी जब तक आप असत्य बताते रहोगे, उनको चैन नहीं मिलेगा, उनके परिवारों को। जब तक आप सत्य स्थिति, किन परिस्थितियों में 20 लोगों ने शहादत दी, क्या आज देश जानता है? इस सवाल का उत्तर ठीक है, मैंने मैं आपके पास लौटूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। गौरव जी, आपको टोक रही हूं बीच में, आप भी सुधांशु जी जरूर रहिएगा और जरूर सुनिएगा। हमारे साथ इस वक्त 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष कुमार की पत्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कर्नल संतोष बाबू का वो सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। बहुत स्वागत आपका आज तक पर संतोषी जी, लेकिन जरा आपके पति का परिचय अपने दर्शकों के सामने रख दें। उनकी उम्र महज 38 साल थी। देश की रक्षा करने का जज्बा उनमें बचपन से था। उन्होंने पढ़ाई भी सैनिक स्कूल से की और फिर भारतीय फौज ज्वाइन किया। एलएसी पर उनकी तैनाती हुई। शहीद कर्नल संतोष बाबू अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रख रहे थे। 15 जून की रात वो दुश्मनों को ये कहने गए थे कि पीछे हटो, लेकिन वहां चीन के जवानों ने हमला किया और फिर उन पर जबरदस्त हमला बोला कर्नल संतोष बाबू ने। फिर जो खूनी झड़प हुई उसमें वो शहीद हो गए। उनके हौसले, उनके जज्बे को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। हिंदुस्तान का, भारतीय सेना का इतिहास और उसमें कर्नल संतोष बाबू का योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। उनके साथ
बातचीत अब शुरू करते हैं। संतोषी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संतोषी जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, आज प्रधानमंत्री ने लेह का दौरा किया, वहां पर उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान पर भी उनका अभिनंदन किया और अपनी तरफ से उनकी हौसला अफजाई की। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे पर संतोषी जी आप क्या कहेंगी? संतोषी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, संतोषी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर सैनिकों को संबोधित किया, अपना नमन किया शहीदों को। आप प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कहेंगी? मोदी जी ने जिसे जाके उनकी दिया है, तो इसमें यही मुझे लगता है कि पूरे देश अपने सैनिकों के साथ है। तो मैं यही भी खुशी हूँ कि जो मेरा पति और सैनिकों ने जो सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, इसको व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जी, सेना के भी तमाम लोग आज आपको सुन रहे होंगे, पूरा देश आपको सुन रहा है। कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के आपके पति, और उन्होंने लड़ते लड़ते शहादत दी वहां पर। जो सैनिक, जो सेना के लोग आपको सुन रहे हैं, देशवासी सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? हेलो जी संतोषी जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात बोले। सेना के लोग भी, देश आपको सुन रहा है, आप क्या कहेंगी? हमेशा ऐसे आगे इकट्ठा खड़े होके रहिए और हमारा पालकन की, हमारे सैनिकों की मदद दे रही है देश। मैं बहुत खुशी रहूंगी। जो काम के लिए ये किस चीज के लिए ये सब चल रहा है, उसके लिए हम जितना कर सकते, जैसे चाइना की प्रोडक्ट, चाइना की ऐप, जितना हम अवॉइड कर सकते, बाहर बाइकआउट कर सकते, करके अपना यूनिटी दिखा दीजिए। पूरा देश आपके साथ संतोषी जी खड़ा है। हर किसी ने कर्नल संतोष बाबू के वीरता की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने पूरे कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर पूरे रेजिमेंट को लीड किया, और कमांडिंग ऑफिसर का क्या कद होता है, क्या किस तरह से जितने सैनिक हैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आपका वॉइस क्लियरली नहीं है मुझे। हेलो अब आवाज आ रही है आपको? नहीं जी नहीं। जी, जिस तरह से कर्नल बाबू ने बहुत ही वीरता के साथ वहां पर मुकाबला किया था चीनियों का, उसकी शौर्य गाथा पूरे देश में इस वक्त चल रही है, और जितने देशवासी हैं वो सब आपके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ये अभी मैंने कहा, जैसे आप सब कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं, पूरा देश मेरा साथ में है करके। मेरा ही पति नहीं, मेरे जवान का भी एक जो हुआ है, मैं उस 20 लोगों जवान में इस समय पे शामिल हुआ है, इसकी यही मदद है। तो मैं दोबारा यही रिपीट कर रही हूँ, प्लीज अवॉइड चाइना प्रोडक्ट, चाइना ऐप और व्हाटएवर। तो हम ऐसे यूनिटी रह के उनको स्ट्रॉन्ग रिप्लाई ऐसे देंगे कि वी हैव अ स्ट्रेंथ। ठीक है, हम यूनिटी में है, पूरा देश है,
सेना को भगाने के लिए वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोषी जी, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. और हम ये भी जानते हैं कि कितनी वीरता के साथ, बहुत मुश्किल घड़ी आपके परिवार के लिए, लेकिन इसी के साथ आपके पति की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। हम सब झुककर उनकी वीरता के सामने नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोषी जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के चीनी दौरे पर उन शहीदों के परिजनों ने खुशी जताई है जिन्होंने गलवान में अपने प्राण न्योछावर किए थे। वो आपको सुना देते हैं, फिर लिए चलेंगे सुधांशु जी और गौरव वल्लभ जी के पास। देश खड़ा है, जैसे अभी बोल रहे मोदी जी ने, वो इम्प्लीमेंट भी होगा। होने से मुझे और खुशी रहेगी। जो मेरे साथ फैमिलीज भी है, उन सब की मेरा तरफ से भी मेरा यही निवेदन है कि पूरा देश और थोड़ा सपोर्ट करने से फौजी आगे बढ़ेगी। उनको तो जवाब देना है और जीत के वापस आना है देश के, मेरा यही है। हम लोग का जवान अपना जुनून रखा हुआ है, उसको हौसला बढ़ाते रहे। 20 प्रकार हम लोग का शहीद जितना हम लोग का जवान हुए हैं, उसका जवाब पत्थर से दे और उसका बदला निश्चय ले। प्रधानमंत्री को मैं भरोसा है कि वो चीनी सैनिक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। माता की गौरव जी, संतोषी जी भी कह रही थी कि ऐसे वक्त पर एकता दिखाना बहुत जरूरी है। गौरव जी, एक सुर में बोलना, अंजना जी, एक देश बनकर अंजना बोलना। जी, हाँ गौरव मैंने जी। शुरुआत क्या करी? मैंने शुरुआत में कहा मुझे तो आज सुबह से खुशी हो रही थी कि चलो 17-18 दिन बाद प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, पर मैं चाहता था प्रधानमंत्री जी उस जगह पर जाए जहां पर ये इंसिडेंस हुआ, गलवा 250 किलोमीटर दूर नहीं, और चीन को चीन की भाषा में जवाब दें, चीन का नाम लेके बोले। जिस तरह संतोषी जी ने कहा कि चीन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, चीन का नाम क्यों नहीं लेते हो आप? क्या दिक्कत क्या है? मैं प्रोग्राम के शुरू से अब तक 6 बार पूछ चुका हूं सुधांशु जी से कि चीन का नाम मन की बात, ना राष्ट्र के नाम संदेश, सैनिकों से बात, ऑल पार्टी मीटिंग कहीं लेते ही नहीं हो। ऐसी प्रॉब्लम क्या है बताओ देश को। आपसे कोई गलती हो गई है तो वो भी बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको फिर बोलता हूं। और दूसरा सवाल जो मैंने पूछा बार बार कि अगर जब तक आप जून 15 की रात को क्या हुआ, चीन की सेना कितने किलोमीटर अंदर आ चुकी है? कोई कहता 8 किलोमीटर आ चुकी है, कोई डिफेंस एक्सपर्ट कहता है 14 किलोमीटर आ चुकी है। अरे देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए सुधांशु जी। झूठ असत्यवाद से देश आगे नहीं बन सकता, विकासवाद से बन सकता है, पर विकासवाद भी जब ही चलेगा जब सत्यता रहेगी। असत्यवाद से कोई वाद नहीं हो सकता, सिर्फ विवाद हो सकता है। भगवान बुद्ध ने भी असत्य का जल्दी से जल्दी त्याग करने का अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। असत्यता को त्याग दीजिए, सत्य लेकर देश के सामने आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुधांशु जी, ना केवल कांग्रेसी, इस देश का एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। आप चिंता मत करिए, पर आप देश को, आप तो खड़े हो जाइए, देश को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप आकर यहाँ पे हिस्ट्री का भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जी आके छठ मैया की बात करते हैं। अरे छठ मैया की बात उस दिन याद क्यों नहीं आई जब 9 करोड़ बिहारी पैदल जा रहे थे, जब साइकिल पे एक बेटी अपने पिता को लेके जा रही थी, जब छठ मैया याद क्यों नहीं आई? प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आई? गृह मंत्री जी को क्यों नहीं आई? रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को क्यों नहीं आई? आप ऐसी बातें करके देश को मत बरगलाइए, बहुत हो गया। वहां चुनाव हो तो वहां के झारखंड में चुनाव हो तो सिद्धो कानों को की बात करना चालू कर दो। हरियाणा में चुनाव ठीक हो है, जवाब तो सुनिए, साइकिल सुधांशु जी को बोलने अब दीजिए। इनसे ऊब चुके। आपने 6 साल में क्या किया देश के लिए बताइए सुधांशु जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 6 साल हो गए आपको, इन डायलॉग से पेट नहीं भरता है सुधांशु। ठीक है, क्या इस दौरे के जरिए सिर्फ एक संकेत हम दे पाएंगे या इसी से जवाब भी मिल जाएगा चीन को, या उसकी शामत आ जाएगी? देखिए, भावावेश में हमारे मित्र गौरव वल्लभ जी बोल गए 9 करोड़ बिहारियों को सड़क पे चल रहे। 9 करोड़ लोग तो बिहार की कुल पॉपुलेशन है, सब सड़क पे ही चल रहे थे। और आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति और कांग्रेस जैसी पार्टी वो ये कहे कि जिस समय युद्ध की स्थिति हो तो बॉर्डर के उस पॉइंट तक प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। क्या ये राहुल गांधी का प्रभाव आ गया क्या आप लोगों के ऊपर? इतनी बचकानी बात कोई कर सकता है कि जिस समय युद्ध की स्थिति बनी हो उस समय चेक पोस्ट के ऊपर तक प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। अब रही बात इसकी कि नाम क्यों नहीं लिया, तो खुलेआम किस नेता ने कहा था ये ड्रैगन है, ड्रैगन को हैसियत में लाना है।
आपके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी टपक के क्यों चुप करा दिया था? ट्वीट क्यों डिलीट करा दिया था? नाम लेने से इतना डर, इतना परहेज? हम तो खड़े थे साथ के, आप तो कह रहे ना हम साथ में खड़े, घबराइए मत, काहे घबरा गए थे? और फिर नेता के बयान की काट उपनेता से करवाई थी कि चीन से हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई जाकर वहां पर केवल भाषण दे दिया है, जाने से पहले क्या क्या किया है। पहले चीन से आने वाले सीधे निवेश को रोका, फिर बीएसएनएल में उनका 5G 4G का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, उसके बाद जितने रोड के थे ठेके वो कैंसिल किए। इसके बाद अगर आप देखें तो चलिए वो डिजिटल मीडिया से उनको हटाया, उनके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए की चोट पहुंचाने के बाद जिसकी बिलबिलाहट हम सब ने देखी थी, मगर अफसोस की बात है कि हम सब तो देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनके अंदर बिलबिलाहट है, मगर उस बिलबिलाहट से खिसियाहट आपके अंदर पैदा होने लगती है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री जी रूस भी होके चले आए, रूस के साथ भी बातचीत हो गई, हम सब तरफ बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जी अपना वही टेप चला रहे हैं। और युद्ध के समय कैसे साथ देना चाहिए, टकराव के समय, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, फिर विदेश पीछे नहीं। 62 के युद्ध के समय हम भाजपा नहीं थे, हम उस समय भारतीय जनसंघ थे। भारतीय जनसंघ ने कैसे साथ दिया था वो तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो साथ दिया था, नेहरू जी ने उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की थी और 26 जनवरी 1963 की परेड में बुलाया था। जबकि वो नेहरू जिन्होंने हम संघ पे प्रतिबंध लगा के जेल में डाला था, मगर जब देश की बात आई तो कैसे चट्टान की तरह खड़ा हुआ जाता है सरकार के साथ, ये दिखाया। एक हम थे, एक ये। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। और साथ ही अगर आप संतोषी जी की उस बात को सुन रहे थे, उन्होंने कहा चीन का बहिष्कार हो, कोशिशें सरकार की तरफ से उनके प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, उनके ऐप्स को जिस तरह से 59 ऐप्स को, चीनी ऐप्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया, क्या ये सब सार्थक कदम नहीं है? अलग अलग मुल्कों से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सबके साथ एक डिप्लोमेटिक तरीके से भी चीन पर दबाव बनाने की कोशिश है, ये पहल क्या आपको सार्थक नहीं दिखाई देती? अंजना जी, 59 ऐप का बहिष्कार होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पर उन ऐप को घर में किसने घुसाया, उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? मेक इन इंडिया को मेक फ्रॉम चाइनीज कंपनीज बनाया, उनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? स्टार्टअप इंडिया को इन्वेस्ट बाय चाइना बनाया, उनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? ट्रेड डेफिसिट को 5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरा प्रश्न अंजना जी, मैं आपको छोटा से, सुधांशु जी इस चीज को अच्छे से जानते हैं। सुधांशु जी, 2013 में भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में आप काहे लद्दाख चले गए थे? सुधांशु जी, क्या देखने गए थे? या उस समय भी युद्ध के हालात थे? डेप्सांग में भारत और चीन की सेनाएं आईबॉल टू आईबॉल कनेक्ट में थी। काहे भगत सिंह कोश्यारी जी को, रूडी जी के साथ उनको आपने लद्दाख भेज दिया था? काहे आपने प्रणब मुखर्जी जी के पास अपना दल भेजा था ये पूछने कि हथियारों की डिटेल्स दो? अरे हथियारों तक की डिटेल्स मांग ली थी आपने, जब आपको याद नहीं आया कि युद्ध की स्थिति क्या होती है? हथियारों की डिटेल्स मांगते वक्त युद्ध की स्थिति काम नहीं आई। आपने ये कहा आर्टिलरी कौन सी यूज होगी, बारूद कौन सा यूज होगा, बंदूक कौन सी यूज होगी, ये युद्ध की स्थिति में आपने मांगे थे। 2013 में अपने दल को भेज दिया, वहां क्या देखने भेजा था? साइट सीइंग करने के लिए भेजा था क्या वहां पे, कि हथियारों को देखने भेजा था? जब युद्ध की स्थिति आपको याद नहीं आई थी? सुधांशु जी, गंभीर मुद्दों का जवाब गंभीरता से दीजिए। मैं शुरू से आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। चीन का नाम लेने से गुरेज क्या है? कौन सी डिप्लोमेसी खत्म होती है चीन का नाम लेने से? अगर उसने गुस्ताखी की है तो गुस्ताख चीन, अक्षम्य अपराध करने वाले चीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता है टीवी डिबेट्स में? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी लेते? और दूसरा सवाल, किन परिस्थितियों में भारत माँ के 20 जवानों ने अपनी शहादत दी? देश आज इन 2 सवालों को जानना चाहता है। ठीक है, आप जल्दी से जवाब को छोड़िए, असत्यवाद से सत्यवाद की तरफ आइए। प्रभु जवाब सुनिए। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, कैसे बरबस इनके मुंह से सत्य निकल गया। 2013 में युद्ध जैसे हालात थे, इन्होंने मान लिया। हमारा जोरोवार का किला चीनी सेना ने जला दिया था, एक भी सैनिक वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? पीछे हटने का आदेश था ना। और आपने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि उस समय भी हमारे ही सांसद गए थे, भगत सिंह कोश्यारी जी या राजीव प्रताप रूडी जी। आपके नेता तब भी नहीं गए थे। बरबसी आपके मुंह से वो हकीकत निकल आई कि जब भी कभी वहां ऐसी स्थिति आई है, बताइए, आज तो हम कह रहे हैं लड़ते हुए हमारे 20 जवान, प्रधानमंत्री ने कहा मारते मारते वो मारे गए।
किला जला दिया गया 2013 में, एक भी जवान हमारा वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। कैसे हुआ ये? तभी हुआ होगा ना जब कह दिया होगा पीछे हटाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, और आप अर्थशास्त्र के जानकार हैं जनाब, जब हमारी सरकार आई 2004 में गई तो ट्रेड डिफिसिट क्या था चाइना से? $1.2 बिलियन। और जब हमारी सरकार दोबारा आई $36.2 बिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज इसी संदेश के साथ वो सरहद पे पहुंचे, लेह में सैनिकों की हौसला अफजाई की। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।